भारत सरकार ने देश की संसद में जो कानून पारित किए उसको लेकर के राजस्थान की सरकार को ये नए कानून लेकर के क्यों आना पड़ा, ये सदन के सामने विचार का सबसे बड़ा प्रश्न होना चाहिए। क्या संसद को कृषि पर कानून बनाने का अधिकार था? क्या जब देश की संसद में ये कानून लाए गए तब भारत सरकार ने ये बताया कि संविधान की 7वीं अनुसूची की कौन सी एंट्री के आधार पर ये कानून वो देश की संसद में लेकर के आए हैं? माननीय सभापति महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने तो ये देश का संविधान बनाया और विगत 70 साल में इस संविधान में अनेकानेक बार संशोधन हुए। जब जब देश के हित में, जनता के हित में जरूरी समझा गया, लेकिन ऐसा क्या आपदा आन पड़ी थी कि जब देश लॉकडाउन 1 का सामना कर रहा था, कोरोना के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री ने मई के आखिरी सप्ताह के अंदर लॉकडाउन 1 का ऐलान किया था। और ऐसा क्या हो गया कि 5 जून को अचानक आप एक ऑर्डिनेंस लेकर के आए। भारत सरकार को ऐसी क्या जल्दबाजी थी? क्या भारत सरकार इस महत्वपूर्ण कानून को लाने के लिए मानसून सत्र का इंतजार नहीं कर सकती थी? आपकी सत्ता है, हुकूमत है आपकी, और हम सभापति महोदय ऐसे कालखंड से गुजर रहे हैं कि जब देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कमजोर हो रही है। क्या विधानसभा की विश्वसनीयता रह गई है? क्या संसद की विश्वसनीयता रह गई है? क्या कार्यपालिका की विश्वसनीयता रह गई है? और सभापति महोदय, जिस देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़े कि देश का प्रजातंत्र खतरे में है, उस देश में सर्वोच्च न्यायालय की भी क्या विश्वसनीयता रहेगी? और ऐसे दौर में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एग्रीकल्चर यूनियन लिस्ट में? क्या एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट में? नहीं। 8 एंट्री जिसमें नाम एग्रीकल्चर का लिखा गया है वो सारी स्टेट लिस्ट के अंदर है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने अनेकानेक सुझाव दिए, अनेकानेक बातें कही। श्री राहुल गांधी के वक्तव्यों का भी उल्लेख किया, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि 2014 में आपने देश के किसानों का कर्जा माफ करने का वायदा किया था। आज 6 साल हो गए, भारत सरकार के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ने देश के किसान का फूटी कौड़ी का कर्जा माफ किया है? आप कहते हैं कांग्रेस इस बात की डुगडुगी बजाती है कि मनमोहन सिंह के वक्त में 85,000 करोड़ के कर्जे माफ किए। आप भी डुगडुगी बजाइए, 1 रुपए का देश के किसानों का कर्जा माफ करके तो दिखाइए। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या कहा था स्वामीनाथन आयोग ने? किस फॉर्मूले का आह्वान स्वामीनाथन आयोग ने किया था? कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, A2 प्लस फैमिली लेबर प्लस कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आपने उस आधार पर MSP का आकलन किया? क्या आपने उस आधार पर MSP के भाव प्रस्तावित किए? नहीं। आप किसानों को बेवकूफ बनाना चाहते थे, इसलिए आपने जो भाव प्रस्तावित किए जिससे देश के किसान का कोई लाभ नहीं हुआ। और 2015 में आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एफिडेविट दिया कि हम देश की सारी फसलों पर MSP नहीं दे सकते। यह रिकॉर्ड पर है। आपके कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने 2016 में कहा
कि हमने कभी ये वायदा नहीं किया कि हम किसानों को उनकी सारी उपज पर एमएसपी देंगे। चुनाव के वक्त बातें कुछ और उसके बाद बातें कुछ। माननीय सभापति महोदय, अत्यंत खेद का विषय है कि हिंदुस्तान आज एक कॉरपोरेट स्टेट बन गया है। आपने 70 साल में जिन परिसंपत्तियों का सृजन किया अलग अलग हुकूमतों ने, आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आप रेलवे बेच रहे हैं, आप सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेच रहे हैं, आप होटल बेच रहे हैं, और अब किसान का खेत बेचने पर भी आमादा हो गए, वहां भी आप कॉरपोरेट का बोर्ड लगा देना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। मेरे एक पूर्व वक्ता ने जिक्र किया था कॉन्करेंट लिस्ट की 33 का एंट्री का। मैं बताना चाहता हूं, अशोक दलवई और रमेश चंद्र समिति ने यह सिफारिश क्यों की कि एग्रीकल्चर मार्केट को कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया जाए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33 में जिस फूड स्टेप का जिक्र किया गया है वो भारत की पार्लियामेंट को एग्रीकल्चर पर कानून बनाने की शक्ति नहीं देता। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने जिस अभी शुरुआत के पूर्व वक्ता ने कहा स्वामीनाथन आयोग का, भारत सरकार ने खुद ने 5 मई 2015 को लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय किसान आयोग मतलब स्वामीनाथन आयोग ने एग्रीकल्चर मार्केट को कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की। क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केट को कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश क्यों की? इसलिए कि ट्रेड और इंडस्ट्री जिसको आधार मान करके आप ये बिल बनाए आपने, उसमें भारत सरकार, भारत की संसद को एग्रीकल्चर पर बिल बनाने का अधिकार नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, भारत सरकार से जब इस बारे में पूछा गया तो 27 मार्च 2018 को भारत की लोकसभा में भारत सरकार ने जवाब दिया कि एग्रीकल्चर मार्केट को कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये देश के हुकूमत ने समय समय पर भारत की लोकसभा में कही है, लेकिन बहुत चालाकी के साथ आप ताज्जुब करेंगे, हमारे विधानसभा हो, लोकसभा हो, ये सब्जी मंडी तो मत बनाइए सभापति महोदय। माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान की विधानसभा है महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सब के पीछे क्या खेल है। 2014 में आपने शांता कुमार कमेटी बनाई, उसने क्या सिफारिश की? एपीएमसी को खत्म कर दिया जाए। और ये सब क्यों? कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं, माननीय वो बेटे बेटे बातें कर रहे हैं वहां पे, सारे हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं और कोई रोका राकी नहीं है। मैंने सर कह दिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सभापति महोदय 4 लाख करोड़ रुपए का घाटा है। उस घाटे को खत्म कैसे किया जाए, इसी सब पर्पज से शांता कुमार कमेटी बनाई गई। और अभी तो भारत सरकार के कानून अस्तित्व में आए नहीं, और आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि अडानी ने कहां कहां पर अपने स्टोरेज का निर्माण कर दिया है। मतलब भारत सरकार कौन सा निर्णय कब करने वाली है, देश के उद्योगपतियों को इसके बारे में पहले से पता होता है। और यह नहीं समझना चाहिए माननीय सभापति महोदय कि हम दिल्ली की को हुकूमत में बैठे हैं तो हमारे लिए संविधान कुछ नहीं है, हमारी ये सारी शक्तियां असीमित है, बेलगाम है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर ऐसे अनेक निर्णय किए हैं जब ये बताया है कि स्टेट की पावर्स क्या है और सेंटर की पावर्स क्या है। कोई भी ये संविधान का अगर ढंग से अध्ययन करेगा तो एक साधारण विद्यार्थी भी ये समझ सकता है कि एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है और जिस पर भारत की संसद को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं खाली एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का छोटा सा पोर्शन कोट करूंगा जो ए के राय बनम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
The Constituent Assembly therefore conferred upon the executive the power to legislate, not of course intending that the said power should be used recklessly or by imagining a state of affairs to exist when, in fact, it didn't exist, nor indeed intending that it should be used malified in order to prevent the people's elected representatives from passing or rejecting a bill after a free and open discussion, which is of the essence of democratic process. अब आपने क्या किया? भारत की राज्यसभा में 245 की क्षमता में आपके पास सिर्फ 107 वोट थे। आपके पास बहुमत नहीं था। आपके सहयोगी दल भी भाग रहे थे। हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था। आप अपने सहयोगी दलों को नहीं समझा पाए कि ये कानून किसानों के हित में है। और अभी अभी राजस्थान में भी ये मेरे पड़ोस में बैठे हुए विधायक, इनकी पार्टी ने भी इनका साथ छोड़ दिया इसी कानून के ऊपर। आपने वोट नहीं थे आपके पास, आपने चर्चा नहीं करवाई, आपने बात कहने का मौका नहीं दिया और शोरगुल के बीच में आपने उस कानून को पारित कर दिया। सभापति महोदय, ऐसा कौन सा आसन के पास में यंत्र लगा हुआ है कि इतना शोर हो रहा हो और जिसमें आसन ये पता कर ले कि ध्वनि मत इधर पक्ष में है या ध्वनि मत इधर पक्ष में है, और उस बिल को पारित कर दिया। और इससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट यह है कि तमाम विपक्षी दल के लोग भारत के महान राष्ट्रपति के पास जाकर के विनती करके आए, लेकिन इसके बाद भी उस बिल को पारित कर दिया। सभापति महोदय, ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है, ये संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार है, ये संघीय ढांचे पर हमला है और देश की प्रजातंत्र की आत्मा के ऊपर हमला है। आप इस तरीके से इतने इंपॉर्टेंट, आप करोड़ों देशवासियों को भला चाहने का जिसको बताते हो, और इस तरीके से बिना चर्चा के, बिना संवाद के, बिना बातचीत के आप कानून थोप देते हैं। और इतना ही नहीं माने सभापति महोदय, बहुत प्रसिद्ध केस है एसआर बम्बई का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य और केंद्र अपने अपने अधिकारों का स्वतंत्रता से प्रयोग करें। मैं उसका छोटा सा एक कोट आपको पढ़ के सुनाऊंगा। द फैक्ट दैट अंडर द स्कीम ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन greater power is conferred upon the center vis-a-vis the states doesn't mean that states are mere appendages of the center। खाली आप पर निर्भर नहीं है, स्टेट के भी अपने पावर है जो संविधान में दिए हुए हैं। with the sphere allotted to them, states are supreme। the center cannot tamper with their powers। More particularly, the court should not adopt an approach and interpretation which has the effect of, or tends to have the effect of, whittling down the powers reserved to the state। राज्यों की भी अपनी शक्तियां हैं, कोर्ट में भी गए हैं लोग, जाएंगे, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत भी एक कोर्ट ही है माननीय सदस्य, जहां अपनी बात रखने का, और आप जैसे मेरे पड़ोसी के माध्यम से मैं अपनी बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं। आपसे विनती है मेरी। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा, यहीं तक नहीं, जो मामला कॉन्करेंट लिस्ट में है उसके मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है, जो स्पष्ट रूप से कॉन्करेंट लिस्ट में है, कि जनहित में वो अधिकार भी रद्द किया जा सकता है। मैं आपके सामने निवेदन करूंगा, आईटीसी लिमिटेड बनाम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एंड अदर्स का 2002 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कृषि उत्पादन में विपणन से जुड़े राज्य कानूनों को सही माना है और केंद्रीय तंबाकू बोर्ड एक्ट को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कच्चा माल और उससे जुड़ी गतिविधि इंडस्ट्री में शामिल नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि राज्य सूची की एंट्री 28 के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने राय दी और केंद्र के यूनियन लिस्ट के 58 और संपत्ति सूची के 33 के तंबाकू को लोकहित में उन्होंने बताया कि लोकहित में इसको संसद के नियंत्रण में रखा गया है, इसलिए उन्होंने राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड। आप मेरा टाइम देख लो, मेरी टाइम लिमिट चेक कर लीजिए। मैंने टाइम देख लिया सर, मेरी टाइम लिमिट चेक कर लीजिए। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम जी चावला का जो 1959 का फैसला है, जिसमें पिथ एंड सस्टेन जो डॉक्ट्रिन आया कि अगर दोनों सूचियों के अंदर ओवरलैपिंग हो तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 1959 में स्पष्ट राय दी। लेकिन कारण क्या माननीय सभापति महोदय कि संविधान जिन्होंने बढ़ाया ये तो वो लोग थे जिन्होंने 25 जनवरी 50 को 26 जनवरी को तो संविधान लागू हो रहा था और 25 जनवरी 50 को अपने मुखपत्र में संविधान के खिलाफ आर्टिकल छापा था माननीय सभापति। और इनको संविधान सभा में क्या चर्चा हुई, कौन सा अमेंडमेंट किस माध्यम से आया, वो भी जानकारी नहीं है। और इस सब कारणों से आज देश को ये स्थिति देखनी पड़ रही है। माननीय सभापति महोदय, अब चूंकि आप घंटी बजा रहे हैं तो मैं 2-3 बातें और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अभी आपने जिक्र किया मेरे कुछ विद्वान मित्रों ने किसान सम्मान निधि का। क्या हाल है किसान सम्मान निधि का? पहली किस्त किसान सम्मान निधि की राजस्थान में माननीय सभापति महोदय 66,40,000 किसानों को प्राप्त हुई पहली किस्त, और आज छठी किस्त मात्र 24,88,000 किसानों को प्राप्त हो रही है। क्या इसका आपके पास कोई जवाब है? राजस्थान की जनता ने 25 लोकसभा सदस्य जिता करके भेजे। हर बार हर किस्त के मामले में जितने कृषक योग्य रजिस्टर्ड होते हैं 20 से 25% किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता। आपने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत में क्या है? आप बैंक लोन दे रहे हैं, उसमें सिवाय ब्याज अनुदान के क्या है? क्या आप कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत में? और जो माइक्रो इरिगेशन फंड आपने बनाया, क्या हालात है उसके? आपने नाबार्ड से लिंक कर दिया उसको, और अगर स्टेट ने जो उसकी उधार लेने की लिमिट है उसका दूसरी जगह उपयोग कर लिया है तो माइक्रो इरिगेशन फंड में स्टेट 5 रुपए भी उसके अंदर नाबार्ड से प्राप्त नहीं कर सकता। माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं मैं। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा, किसानों के हिस्से का प्रीमियम देने के बाद शेष रहे प्रीमियम में पहले आधा पैसा देते थे। अब आपने क्या कर दिया? देश की एक किसानों की हितैषी सरकार, उसके प्रधानमंत्री ने सिंचित जिलों के लिए 25% और 80 जिलों के लिए 30% और ज्यादा हो तो सारा पैसा स्टेट अदा करे। अभी खरीफ 2020 में केंद्रीय अंश कितना है? 1618 करोड़ और राज्यांश कितना है? 1755 करोड़। मतलब 137 करोड़ रुपए आपके सरकार के उन बदले हुए फैसलों के कारण राजस्थान को ज्यादा देना पड़ेगा। और केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, कटारिया साहब 77 से आते हैं, उनको पता है 80-20 के रेशियो में केंद्र प्रवर्तित योजनाएं चलती थी। उनको पता है 70-30 के रेशियो में केंद्र प्रवर्तित योजनाएं चलती थी। अब आपकी सरकार ने क्या किया? उसको घटा करके 60-40 के रेशियो में ले आए। 2015-16 में 66 केंद्र प्रवर्तित योजनाएं थी, 16-17 में आपने घटा करके उसको 28 कर। माननीय सदस्य प्लीज समाप्त करें। समाप्ति कर रहे हैं सभापति महोदय। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, मैं एक आखिरी बात निवेदन कर रहा हूं। 2006 में बिहार ने ही काम किया था एपीएमसी एक्ट को खत्म करने का। क्या हुआ? वहां कोई आधारभूत ढांचा जर्जर हो गया, कोई भंडारण के सोर्स डेवलप नहीं किए जा सके, किसान अपनी फसल रखने की स्थिति में नहीं रहा और तत्काल पैसे की जरूरत के कारण औने पौने दामों में उसको फसल बेचनी पड़ी। और एमएसपी कर गेहूं की सरकार खरीद का, मैं राजस्थान और बिहार का एक फिगर कोट कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, 2019-20 का एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीद राजस्थान में 29.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि हुई। 93.1 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ, जिसमें 14.11 लाख मैट्रिक टन
गेहूं की एमएसपी पर खरीद हुई। और बिहार में जहां इनकी मिलीजुली सरकार है वहां क्या रहा, 20 लाख हेक्टेयर पर भूमि पर खेती हुई, 61 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ और एमएसपी पर खरीद कितनी हुई, 30,000 मैट्रिक टन। ये सब इसी तरह के फैसलों का नतीजा है कि वहां एपीएमसी एक्ट को आपने खत्म कर दिया और प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल दिए। मक्के का क्या बिहार में 1850 रुपए बिक रहा है। और माननीय सभापति महोदय, माननीय कंक्लूड करें। कंक्लूड ही कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सारी बातें आपके माध्यम से रखी है। यह विषय राजनीति का विषय नहीं है। मैं बीजेपी के हमारे मित्रों से अनुरोध करूंगा कि सरकार जो ये प्रस्ताव लेकर के आई है, जो बिल लेकर के आई है, आज आपको भली भांति अब ज्ञात हो गया होगा कि ये केंद्र सरकार का निर्णय संविधान के प्रावधान के विपरीत है, किसानों के हितों के विपरीत है। इसलिए आप सभी अपने जनमत जानने के प्रस्ताव को वापस लेते हुए सरकार के लाभ